ओके, सिंह नर्सिंग एकेडमी के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपने बात करेंगे क्वालिटी टेस्ट सीरीज थर्ड की, क्योंकि क्वालिटी टेस्ट सीरीज थर्ड है उसका सॉल्यूशन हुआ नहीं था। तो आज 100 क्वेश्चन है क्वालिटी टेस्ट सीरीज के, जो अपने एक एक क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन दैट फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद हीमोग्लोबिन, की हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, उस हीमोग्लोबिन के साथ ऐसा कौन सा कंटेंट है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के और फंक्शनल एनीमिया कोज कर सकता है। देखो, हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड तो ये सभी बनाते हैं और एनीमिया कोज कर देते हैं, लेकिन अगर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये स्ट्रॉन्गली बॉन्ड करेगी किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, और ये क्या कोज कर सकती है? फंक्शनल एनीमिया। क्या करेगी? फंक्शनल एनीमिया। क्लियर? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1 नंबर वाला। क्लियर? उसके बाद अगर बात करें अपने सेकंड वन क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि इन ए चाइल्ड विद फीवर ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज, बच्चा है उसको फीवर हो गया, फीवर के टाइम ये कह रहा है ऑक्सीजन डिमांड क्यों इंक्रीज हो जाती है? तो ध्यान रहे, जब भी फीवर होगा तो फीवर की कंडीशन में टेम्परेचर एलिवेट होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर एलिवेट होगा तो उसकी मेटाबॉलिक डिमांड है वो बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, जिससे मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ेगी। क्लियर भाई? तो ये क्या होगा? मेटाबॉलिक नीड उसकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज, देखो फीवर के अंदर ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ता है। क्लियर? उसके बाद ये कह रहा है पेशेंट इज लेस एक्टिव, पेशेंट लेस एक्टिव ये मान सकते हैं, लेकिन इसका कोई जरूरी नहीं है। पेशेंट इज मोर अलर्ट, मोर अलर्ट का भी कोई इश्यू नहीं है। इसके अंदर हमेशा ध्यान रहे, जब भी फीवर बढ़ता है तो उस कंडीशन में हमेशा मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ती है। उसके बाद थर्ड वन क्वेश्चन की अगर बात करें, तो थर्ड वन क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है द प्राइमरी रेस्पॉन्स ऑफ ए नर्स ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ क्लाइंट, कि जब पेशेंट का अपने क्या कर रहे हैं? एडमिशन कर रहे हैं, उस टाइम प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या रहेगा? ओरिएंट द क्लाइंट टू हॉस्पिटल रूटीन, के हॉस्पिटल रूटीन के बारे में बताएं कि भाई कितने बजे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, कितने बजे का टाइम है, कितने बजे डॉक्टर आते हैं, ठीक है, कितने बजे डॉक्टर का राउंड होता है, या प्रिपेयर एडमिशन सीट, या उसकी एडमिशन सीट को प्रिपेयर करें, या रिसीव द क्लाइंट इन ए कोर्टियस या मैनर, या फिल कंसेंट फॉर्म। तो इसके अंदर नर्स का प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या रहेगा? प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या रहेगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब क्या करेंगे, क्या करेंगे? कर दिया लग रहा है कईयों ने तो, कि फिल द कंसेंट की, जी कंसेंट लेंगे। ये काम नर्सिंग ऑफिसर का नहीं है, ये डॉक्टर का है। नर्सिंग ऑफिसर सिर्फ देखता है कि फाइल के अंदर कंसेंट आ गया या नहीं, बाकी प्रोसीजर के बारे में बताना वो डॉक्टर का काम होता है। तो अपना काम है कि अपने हॉस्पिटल की जो रूटीन है उसके बारे में उसे क्या करवा दें? अवगत करा दें, ओरिएंट करवा दें। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद पेशेंट है हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर क्या हुआ? एडमिट हुआ। दिस टाइप ऑफ एडमिशन इज, तो ये किस प्रकार का एडमिशन रहेगा? कि पेशेंट का क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होते ही उसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया गया है, तो एडमिट कराएंगे तो वो किस प्रकार का एडमिशन उसका होगा? क्लियर भी? तो अब आपको पता है कई क्या करते हैं, कई कहेंगे एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट इसके अंदर लिखा है तो एक्सीडेंटल एडमिशन कर दें। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी आपको पता है कोई आरएस से है, फिजिकल असोल्ट है, या किसी भी प्रकार का कोई केस है, हमेशा पहले हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी के अंदर आता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? इमरजेंसी एडमिशन। क्या बोलेंगे? इमरजेंसी एडमिशन इसका राइट आंसर है, एक्सीडेंटल एडमिशन इसका राइट आंसर नहीं है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन टू असेस पल्स, कि पल्स अपने को मेजरमेंट करनी हो तो कितने टाइम तक करनी चाहिए? पल्स है वो कितने टाइम तक अपने को मेजर करनी चाहिए? तो पल्स अपनी कितने टाइम तक करेंगे?
15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 या फिर 1 मिनट। ओके, अपने करते हैं पल्स 1 मिनट तक मेजर करते हैं। और इन इमरजेंसी अगर बात करें कैरोटिड वगैरह अगर आपको मेजर करनी हो इमरजेंसी कंडीशन है तो वो 15 मिनट तक हो 15 सेकंड तक हो सकती है। क्लियर। उसके बाद द पल्स असेस्ड फ्रॉम द नेक टू द साइड ऑफ द विंड पाइप इज कॉल्ड। देखो विंड पाइप बोलते हैं ट्रेकिया को, ठीक है, और फूड पाइप बोलते हैं इसोफेगस को। तो ये कह रहा है कि अगर अपने ट्रेकिया के पास से जो पल्स असेस कर रहे हैं वो कौन सी पल्स होगी, तो वो होगी, कौन सी कर दूं, कैरोटिड पल्स। क्योंकि ब्रेकियल पल्स तो हाथ में होती है, नचल पल्स है ये नेक में ही होती है लेकिन इसका कोई रोल नहीं है, पॉप्लिटियल है ये नी के बैक साइड में होती है। क्लियर भी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कैरोटिड पल्स आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है रीअसेसमेंट ऑफ क्लाइंट इज, किसी पेशेंट का असेसमेंट किया फिर आप क्या कर रहे हो, उसका रीअसेसमेंट कर रहे हो। ठीक है भाई, कब करेंगे, कैरिड आउट व्हेन द क्लाइंट कंप्लेन ऑफ डिस्कम्फर्ट या डन एज पर द नर्स कन्वेंस, या फिर कैरिड आउट ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन या कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कि कब करेंगे, जैसे मान लो आपने एक बार पेशेंट को असेस कर लिया, उसके बाद जब पेशेंट को कोई दिक्कत होती है ना, कोई प्रॉब्लम होती है, वो कोई कंप्लेन करता है, तभी अपने क्या करते हैं, उसका रीअसेसमेंट करते हैं। क्लियर भी, तभी क्या करेंगे, हाँ। तो ये क्या है, रीअसेसमेंट ऑफ क्लाइंट, कब असेस करोगे दोबारा। हाँ बहुत सारे, हाँ मानते हैं कि बहुत सारी किताबें हैं उसके अंदर ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस रीअसेसमेंट ऑफ क्लाइंट, कि कैरिड आउट व्हेन द क्लाइंट कंप्लेन ऑफ डिस्कम्फर्ट, कि जब वो डिस्कम्फर्ट फील करे तभी अपने असेस करेंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है। क्लियर, बहुत सारी किताबों में हाँ दिया हुआ है, हमने भी पिछले 3-4 साल से पढ़ रहे हैं, यही आंसर है, लेकिन ये सही नहीं है। उसके बाद ये कह रहा है एग्नोजिया इज, एग्नोजिया क्या है, ये एक प्रकार की साइकेट्रिक प्रॉब्लम है कि एग्नोजिया क्या है। तो क्या होता है भी एग्नोजिया, क्या रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते या स्पीक नहीं कर पाते, ठीक है भाई, क्या प्रॉब्लम है, इनएबिलिटी टू स्पीक, एग्नोजिया, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट क्लियरली, कि अपने ऑब्जेक्ट को है वो क्लियर तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है भाई, हाँ, डिसकैलकुलेलिया बोलते हैं इसे, तो इसे क्या बोलेंगे, डिसकैलकुलेलिया। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट करेक्टली, के ऑब्जेक्ट को अपने करेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, इसे बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल, सीरम क्लोराइड लेवल नॉर्मल कितना होता है। अब बोलोगे जी 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो मैं बता देता हूं, पहला तो किसका रहेगा, सोडियम का, किसका रहेगा, सोडियम का रहता है 135 से 145। तो सीरम क्लोराइड की बात हुई है, तो सीरम क्लोराइड है वो नॉर्मली कितना रहेगा, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। तो सीरम क्लोराइड कितना रहेगा, हाँ ये भी ध्यान रखिए, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से, हाँ कई बार पर डीएल दे देता है। क्लियर, हाँ ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सोडियम की, क्लोराइड की और पोटासियम की भी 4.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, पोटासियम भी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये पूछ लेता है कई बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉल ऑफ टेम्परेचर स्टेप बाय स्टेप इन द जिग जाग मैनर, स्टेप बाय स्टेप, इस प्रकार वो फीवर क्या है उसका धीरे धीरे डाउन हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, जिग जाग मैनर से जो फीवर है वो रिड्यूस हो रहा है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, हाँ स्टेप बाय स्टेप हो रहा है ना, उससे तो क्या बोलेंगे, लाइसिस बोलेंगे। अगर सडन ही डिक्रीज हो जाए तो उसे क्राइसिस बोलते हैं। क्लियर, वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो रहे आप तो।
अकॉर्डिंग टू इरेक्शन स्टेज, अरे इरेक्शन आपको पता है एक साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट था, इसके अकॉर्डिंग ये कह साइको सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज एसोसिएट विद द एडोलसेंस, एडोलसेंस में क्या डेवलपमेंट रहता है? तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये तो आपको पता है इन्फेंटाइल होता है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन या इंडस्ट्री वर्सेस, कौन सा रहेगा? हाँ, अडोलसेंस में रोल कंफ्यूजन हो जाता है। वेरी गुड, क्या रहेगा? रोल कंफ्यूजन। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी थोड़ा सा और बड़ा हो गया। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जब मैरिज वाली एज होती है उस टाइम या तो इंटीमेसी, या तो वो क्लोज रिलेशन बना लेगा, या फिर आइसोलेट ही हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इरेक्शन की थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं भाई। साइकेट्री के लेक्चर, साइकेट्री के अंदर मेरे टॉपिक डाले हुए हैं, वहां से पढ़ लेना, सफल ऐप के ऊपर। पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, इमोशनल एस्पेक्ट या फिर क्या बोले इमोशनल ब्रेन किसे बोलते हैं? तो इमोशनल ब्रेन सब जानते हैं, किसे बोलेंगे? लिम्बिक सिस्टम को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? लिम्बिक सिस्टम को। क्लियर? उसके बाद ये कह रहा है रिलेटिव Miss has X brought her to psychiatric hospital with application made out the magistrate, कि भाई मजिस्ट्रेट से लिखी हुई एप्लीकेशन है, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिए हैं कि इस पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए। क्लियर? एंड गोट हिम एडमिट इन द हॉस्पिटल, द कोर्स नो दैट दिस टाइप ऑफ एडमिशन इन द हॉस्पिटल, द नर्स नाउ दैट दिस टाइप ऑफ एडमिशन, मतलब मजिस्ट्रेट के थ्रू अगर एडमिशन हो रहा है किसी साइकेट्रिक पेशेंट का, जज के थ्रू अगर एडमिशन हो रहा है किसी साइकेट्रिक पेशेंट का, तो वो किसके अंदर जाएगा, किस टाइप का एडमिशन होगा? वॉल्यूंटरी बेसिस के ऊपर नहीं है, इनवॉल्यूंटरी बेसिस पे नहीं है, स्पेशल सर्कमस्टांसिस का कुछ नहीं है भाई। ठीक है? हाँ, रिसेप्शन ऑर्डर के बेस पे है। किसके बेस पे? रिसेप्शन, क्योंकि एडमिशन और डिस्चार्ज प्रोसीजर होता है ना, वॉल्यूंटरी बेसिस पे वो अपने आप आ जाए, इनवॉल्यूंटरी अलग चीज है। ठीक है? फ्रेंड्स वगैरह ले आए और है, ठीक है, या फिर कोर्ट ऑर्डर कर दे, वो अलग है। ये एडमिशन और डिस्चार्ज का ना पूरा का पूरा मेरा लेक्चर लोड किया हुआ है, डाला हुआ है मेरा, देख लेना वहां से। बहुत अच्छी चीज है ये, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे आ जाता है, एडमिशन और डिस्चार्ज। और एक है ना मेरा वो डाला, वो इसके साथ ही डाला हुआ है, राइट्स ऑफ द साइकेट्रिक क्लाइंट, साइकेट्रिक पेशेंट के राइट क्या क्या है वो भी। अब प्रिजर्वेशन इज, प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कि persistent and inappropriate reception repetition of the same thought when a patient feel very distress about it, और characteristic of schizophrenia या characteristic of obsessive compulsive disorder। preservation क्या है? प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? स्टोर करके रखना किसी चीज को। अब साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि वो क्या करता है, थॉट को स्टोर करके रखता है। आप उसे कुछ भी बोलो, तेरे पिताजी क्या नाम है? हो गया रामनंद। दादा क्या नाम है? रामानंद। भाई का क्या नाम है? रामानंद। इतना ही बोले हो, एक एक चीज को क्या करेगा? रिपीट करता रहेगा। हाँ, क्योंकि वो थॉट इसकी क्या होगी? प्रिजर्व होगी, स्टोर हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि परसिस्टेंट, लगातार, एंड इनएप्रोप्रिएट रिपीटेशन ऑफ सेम थॉट, उसे क्या बोलेंगे? अपने प्रिजर्वेशन बोलेंगे। क्लियर भाई? उसके बाद नेक्स्ट के अंदर ये क्या है? परसिस्टेंट मैकेनिकल रिपीटेशन ऑफ स्पीच और मूवमेंट। अब देखो, स्पीच और मूवमेंट, एक तो होता है इकोलेलिया, एक होता है इकोप्रेक्सिया। हाँ, ये थोड़ा सा शायद ये और ये ऑप्शन एक आ गया, इको लेलिया, एक होता है इकोप्रेक्सिया। अब देखो, इकोलेलिया के अंदर, इकोलेलिया के अंदर तो क्या होगा? स्पीक बोलेगा एक ही एक चीज, और इकोप्रेक्सिया में क्या करेगा? एक्टिविटी करेगा। अब इसने क्या किया है, क्वेश्चन के अंदर दोनों ही चीजें डाल दी, इकोप्रेक्सिया भी डाल दिया और इको ले लिया भी डाल दिया। आगे बात समझ में? तो इसे क्या बोलेंगे?
हाँ, ये भी जरूरी है कि इको ले लिया है या इकोप्रेक्सिया, लेकिन इसने क्या डाला है, स्पीच और मूवमेंट। तो बताओ मेरे को क्या आएगा, स्टीरियोटाइप आएगा या फिर सरकमस्टेंशियलिटी आएगा? सरकमस्टेंशियलिटी तो आएगा नहीं। हाँ, चलो कोई ना, एक काम करना, ये ना दोनों चीजें पढ़ना आप, कि एक तो स्पीच का आएगा, एक मूवमेंट का आएगा। अगर दोनों ही आए, हाँ, क्योंकि शब्द में लिखा था और एक होता है एंड। आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देना मेरे को, क्लियर? हाँ, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी कमेंट में डाल देना, ठीक है भाई, इसका राइट आंसर क्या आएगा, ठीक है? चलो कोई ना, इकोप्रेक्सिया कर देता हूँ यहाँ पे, ये लो, इकोप्रेक्सिया है भाई तीसरे का, ठीक। अब हाँ, और आप पढ़ के बताना, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो डाल देंगे, कमेंट में डाल देंगे। अब उसके बाद, हाँ, ये चीज बड़ी जरूरी है, फंस जाते हैं इसके अंदर। अब ये कह रहा है, स्टेट ऑफ इनडिफरेंस और द सुप्रेशन ऑफ इमोशन अंडर एज कंसर्न एक्साइटमेंट, मोटिवेशन एंड पैशन इज नोन एज, कि जब अपने क्या है, इनडिफरेंस है या फिर अपने इमोशन है, उनको क्या कर देते हैं, अपने सुप्रेस कर देते हैं। तो वो इन कंसर्न, जब अपने को किसी चीज की चिंताएं होती है, कोई चीज याद आती है, तो अपने क्या करते हैं, उस चीज को क्या कर देते हैं, हाँ, सुप्रेस करते हैं। तो उसे उस टर्म को क्या बोले, एपैथी। एपैथी तो आपको पता है लैक ऑफ इमोशन होता है, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस का मतलब आपको पीछे भी लेक्चर में मैंने बताया था, एम्बिवेलेंस का मतलब है कि एक चीज के बारे में दो आइडिया आना, कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक होता है केटाटोनिया, केटाटोनिया, हाँ, एक होता है म्यूटिज्म। म्यूटिज्म के अंदर तो वही बात है, म्यूट रहेगा, चुपचाप रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो, कोई चीज है ना, हमेशा ध्यान रहे, आपको पता है ये तो लैक ऑफ इमोशन है, इसने बोला है कि इमोशन को सुप्रेस किया है, इसका मतलब इमोशन तो है, इसलिए ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, एम्बिवेलेंस आ ही नहीं सकता। अब है केटाटोनिया या म्यूटिज्म। अब इसने क्या बोला है कि सुप्रेशन ऑफ इमोशन सच एज, कौन कौन से, एक्साइटमेंट के। अब आपको पता है, जब कोई बंदा एक्साइट होगा, इसका मतलब उसके अंदर मोटर मूवमेंट ज्यादा होगी। तो मोटर मूवमेंट नहीं हो रही किसी बंदे में, तो उसे क्या बोलेंगे, केटाटोनिया, लॉस ऑफ मसल मूवमेंट। केटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया होता है ना, एक स्टूपर वाला, एक एक्साइटमेंट वाला। तो वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है, क्लियर भी? हाँ, इसने एक्साइटमेंट वर्ड दिया, एक्साइटमेंट होगी, इमोशन के अंदर अगर एक्साइटमेंट हो रही है, इसका मतलब मोटर मूवमेंट होंगे। अब ये कह एक्साइटमेंट को इसने दबा दिया, इसका मतलब क्या, एक्साइटमेंट है ही नहीं, केटाटोनिया के अंदर जाएगा, क्लियर? उसके बाद ये कह रहा है, एन इनएबिलिटी टू स्पीक ड्यू टू फिजिकल डिफेक्ट। अब वो बोल नहीं पा रहा, क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया, फिजिकल डिफेक्ट। कॉन्शियस रिफ्यूज कर दिया, और साइकोजेनिक इनहिबिशन, इसे क्या बोलेंगे? लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर, फिजिकल डिफेक्ट की। वो बोलेगा नहीं, तो म्यूटिज्म भी बोल सकते हैं, है ना भाई? तो इसके अंदर क्या आएगा, एफोनिया, लॉस ऑफ टोन होगी, लॉस ऑफ टोन, एफोनिया आ गया, म्यूटिज्म, म्यूट रहेगा। क्या आएगा आंसर इसका, एफेजिया, सुपर, स्टूपरनेस। स्टूपरनेस के अंदर आपको पता है, स्टूपर रहेगा तो वो बोल तो सकता है, मूवमेंट नहीं करेगा, बस बोल तो सकता है ना। हम बताओ इसका आंसर क्या आएगा फिर? वेरी गुड, एफेजिया, ठीक है। क्या है, इनएबिलिटी टू स्पीक, एफेजिया। इंटेलिजेंट हो रहे आप तो, सच में मेरे को नहीं पता था आप इतने इंटेलिजेंट हो क्या। When patients' idea are unshakable and persistent despite logical reasoning, they are called. अब क्या है, लॉजिकल है, अनशेकेबल। अब आपको पता है अनशेकेबल है, लॉजिकल है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा भाई,
अनसेकेबल और ये तो आपको पता ही है, जब फाल्स अनसेकेबल बिलीफ आ रहा है, अनसेकेबल आ गया तो वहां पे आपको पता ही है डिल्यूजन ही रहेगा। चलिए नॉर्मली है। तो ऑब्सेशन के अंदर, ओसीडी के अंदर आता है, ऑब्सेशन के अंदर क्या है, फाल्स आइडियाज आते हैं जिससे वो सुप्रेशन, ऑब्सेसिव, कंपल्सिव, कंपल्सिव एक्टिविटी करेगा, रिपीट करेगा एक्टिविटी होगी, वो आइडियाज आएंगे, फाल्स आइडिया आ रहे हैं, उसे स्ट्रेस होगा, जैसे कि हैंड कंटामिनेट है तो वो क्या है, बार बार वॉश करेगा। कंफाबुलेशन मेमोरी गैप होता है। स्लीप वॉकिंग इज अदरवाइज कॉल्ड, स्लीप वॉकिंग, बंदा क्या करेगा, सो रहा है आराम से, लेकिन रात को चलने की दिक्कत होती है, नींदों में चल जाता है, फिर सुबह सालासर जाके पता चलता है कि हाँ भी मैं सालासर आ गया, फिर वो कहते चलो आ तो गया, दो की लगा ले भाई, है ना। हाँ, ये सोम एम्बुलिज्म, एम्बुलिज्म का मतलब क्या होता है, एम्बुलेंस, चलना। सोमन का मतलब नींद में चलना। ये तो कोई इनसोमनिया नींद नहीं है ना, इन एन्यूरेसिस ये भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम बेड वेटिंग की होती है, ठीक। तो क्या आंसर आ जाएगा, सोमनो एम्बुलिज्म। हाँ, नींद में बोलता भी है, सोमनोलोकी। हाँ, फ्लैटिंग, फ्लैटनिंग ऑफ इमोशन अदरवाइज नोन एज, फ्लैट हो जाना, इमोशन क्या हो जाए उसका, फ्लैट हो जाता है तो उसे अपने क्या बोलेंगे, इमोशन बिल्कुल फ्लैट है, ब्लंट अफेक्ट, वेरी गुड, ब्लंट अफेक्ट आएगा। सुप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ, ओके 20 हो गए क्या, पेज फिल हो जाते हैं। ओके, अभी देखो मैं दिखाता हूँ मैं आपको 21 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 21 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखो कि डिसेंसिटाइजेशन इज टाइप ऑफ साइकोथेरेपी है, साइको एनालिसिस है, या हाइपोथर्मिया है, या नन है, नन ऑफ दीज है। डिसेंसिटाइजेशन, डिसेंसिटाइजेशन क्या है, साइकोथेरेपी है। सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन, फ्लडिंग होती है, उसके अंदर तो क्या करते हैं, सडन एक्सपोज लेते हैं, जैसे ये मोस्टली फोबिया वाले पेशेंट में करते हैं, जैसे किसी को हाइट से डर लगता है। हाँ, तो सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन के अंदर क्या है, पहले उसको एक मंजिल पे लेके जाएंगे, फिर दूसरी मंजिल पे लेके जाएंगे, फिर तीसरी मंजिल पे, सिस्टेमिक तरीके से करेंगे। लेकिन फ्लडिंग की बात आ जाए, वहां पे क्या करेंगे, सडन एक्सपोज करवा देंगे। क्लियर भाई, आगे बात सुने। उसके बाद हाँ, तो साइकोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्लेप्टोमेनिया मींस, क्लेप्टोमेनिया क्या प्रॉब्लम, इररेस्टिबल डिजायर टू सेट फायर, डिजायर टू स्टील थिंग्स, नहीं ये नहीं करेगा, कंपल्सिव हेयर पुलिंग ये आता है, गैम्बलिंग चोरी करना तो ये नहीं है, ये गैम्बलिंग वगैरह है, ये तो नहीं आएगा। क्लेप्टोमेनिया क्या आएगा, बताओ, 2 नंबर आएगा। अच्छा, वेरी गुड, मतलब आप इंटेलिजेंट हो। गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है, जुआरी, जुआ खेलता है, वेरी गुड। और इसका मीन्स क्या होगा, हाँ जो आप लोग करते रहते हो, ट्राइकोटेलोमेनिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिजायर टू स्टील थिंग्स। क्लियर भी, तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ये स्टील्स थिंग वाला, और ये जो है ना हेयर पुलिंग वाला, इसका भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसे क्या बोलते हैं, ट्राइकोटेलोमेनिया, स्पेलिंग सही लिखूं,
अपने आप लिख लेना, सर्च कर लेना ट्राइकोटेलोमेनिया क्या होता है। ऐसे पूरा थोड़ा ही आ रहा हूँ सारी स्पेलिंग सोल्व करवाने के लिए, क्लियर। उसके बाद ये कह रहा है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD वाला, ठीक है। पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस कि पोस्ट ट्रोमेटिक वाले बंदे के अंदर क्या कराएंगे, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे, सीबीटी देंगे, या फिर हाइप्नोटाइज करेंगे, या फिर रेशनल मोटिव थेरेपी करेंगे, या फिर आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग करेंगे, क्लियर भी। तो पीटीएसडी वाले के लिए हिप्नोटाइज भी आंसर आता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो ये जाता है आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड री प्रोसेसिंग, इसका राइट आंसर आएगा। हिप्नोटाइज काफी किताबों में दिया हुआ है, बुक्स में दिया है कि इसका हिप्नोटाइज होता है, लेकिन ये हिप्नोटाइज नहीं करवा सकते। अर्ली स्टेज के अंदर हमेशा क्या है, आई मूवमेंट और डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग कराएंगे कि उसके जो चीजें हैं दिमाग में जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर गई हुई है उनको क्या कराएंगे, आई मूवमेंट करवा के ही सोल्व करवाते हैं, क्लियर भी। हाँ, लेट कंडीशन में आप हिप्नोटाइज से कर सकते हो, लेकिन इसका अभी जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या आ जाएगा, आई मूवमेंट आ जाएगा, क्लियर। ये पेपर सोल्व करवाया हुआ है क्या, कब? हाँ, बाद में सोल्व तो नहीं करवाया ना, ऑनलाइन तो नहीं डाला हुआ, कहीं देख लेना डबल डबल ना हो जाए, है ना। अब ये कह रहा है नेक्स्ट के अंदर कि एन अनकॉन्शियस एक्सक्लूजन ऑफ डिस्ट्रेसिंग मेमोरी थॉट और फीलिंग फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड, कि कॉन्शियस माइंड से अगर अपने क्या करेंगे जो डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज थॉट आ रही है वो अपने क्या है धीरे धीरे अपने आप ही भूल जाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे भाई, आइडेंटिफिकेशन तो नहीं बोलेंगे, ये पक्का पता है। डिस्प्लेसमेंट वो कि अपना गुस्सा है वो लो लेवल वाले पे निकाल देना। फेंटेंसी आपको पता है डे ड्रीमिंग होता है, तो इसका ये भी नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, रिप्रेशन। आई एम राइट, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि डिफेंस अगेंस्ट फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी एंड इनएडिक्वेसी, ये अपने इंफीरियर लो लेवल पे आ गए, छोटा मानेंगे खुद को, और इनएडिक्वेट अपर्याप्त मानेंगे, तो उसे क्या बोल सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, रिप्रेशन या फिर सबलिमिशन या रिग्रेशन या फिर कंपनसेशन, क्या बोलेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे भाई, क्योंकि अपने क्या कर रहे हैं, इनफीरियरिटी लो लेवल पे आ गए, जो जो अपना गोल था ना मेन, वो गोल अपने किसी कारण से अचीव नहीं कर पाए, अब अचीव नहीं करेंगे तभी तो इन्फीरियर आएंगे और इनएडिक्वेट आएंगे, तो ऐसा क्या आएगा, रिप्रेशन तो आएगा नहीं, नया सबलिमिशन आएगा। सबलिमिशन आपको पता है जो सोसाइटी जिसको एक्सेप्ट करती है वो चीजें आ जाती है। रिग्रेशन, रिग्रेट करना, वो चाइल्डिश बिहेवियर आ गया, कोई चीज नहीं मिली या शादी करने के बाद तार गलत जुड़ गए तो रिग्रेट होता है ना। तो अगर अपने जब भी इंफीरियरिटी की बात आ जाती है कि चलो ठीक है हमारा ये गोल अचीव नहीं हुआ लेकिन इससे छोटे वाला हमने अचीव कर लिया, तो इसका आंसर क्या आता है, कंपनसेशन आता है, ठीक है, क्या आएगा, कंपनसेशन, क्लियर। उसके बाद हर बार चेंज हो जाता है, नहीं हर बार चेंज नहीं होता, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, हाँ, कि पेशेंट वो एज who is newly diagnosed with cancer frequently use the defense mechanism। अब किसी पेशेंट का मान लो डायग्नोज हो गया कि इसको क्या है, कैंसर है, तो सबसे पहले तो वो यही कहे नहीं मेरे को हो ही नहीं सकता, तो आ गई डाबडा की थ्योरी, डाबडा कोलबर्ग रोस की थ्योरी आ गई डाबडा, ठीक है भाई। इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा वो, डिनाइल, मना ही करेगा कि नहीं मेरे को हो ही नहीं सकता, क्लियर भाई। प्रोजेक्शन तो ब्लेम लगाना होता है, और रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब ये है कि अपने गलती कर लेते हैं बाद में सॉरी मांग लेते हैं, जैसे मान लो कोई छोटे बच्चे को पीट दिया वो रोने लग गया, फिर क्या करेंगे उसे चॉकलेट वगैरह देके खुश करते हैं, तो वो किस में जाएगा, रिएक्शन फॉर्मेशन में, क्लियर। हाँ, अब है आईक्यू लेवल 45 वाला क्या है,
आ गया ना आईक्यू लेवल आप लोगों वाला? आप लोगों इतना ही है, 45 ही है। हाँ तो आप लोग किस में आते हो देखो, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में आते हो, या मॉडरेट में आते हो, या सीवियर में आते हो, या फिर प्रोफाउंड में आते हो? किसके अंदर आओगे आप? मन लगा थे कौन आओ किस में ही? 45 मॉडरेट में जाएगा, वेरी गुड, मॉडरेट। हाँ, क्योंकि प्रोफाउंड या फिर इडियट होता है वो कौन सा रहेगा जिसका आईक्यू लेवल है वो 20 से नीचे हो, उसे क्या बोलेंगे? क्या है, इधर ले आओ। कौन सा? एक मिनट रे। अच्छा, केजीएम वाला, सीएचओ वाला। कोई ना, मैसेज छोड़ना, बाद में देखता हूँ, मैं सोल्व करता हूँ आपकी प्रॉब्लम। तो इसका क्या आ जाएगा भाई, ये मॉडरेट वाला आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिपल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट अक्कर एट द एज ऑफ। वाह, क्या ऑप्शन है और क्या ही क्वेश्चन है, जबरदस्त है। करो शोध, लगाओ आइडिया, मारो तुके, बन जाओ संत तुकाराम। हम्म। ओडिपल कॉम्प्लेक्स वाला, ओडिपल कॉम्प्लेक्स, जो ओडिपल एक राजकुमार था ना। हाँ, इसकी स्टोरी है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स दो चीजें होती है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, मेल होता है वो क्या फीमेल के प्रति, मतलब बच्चा है, लड़का है, वो अपने माँ के प्रति क्या करता है, अट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, जक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपल कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये इसके पास, इसके ना पीछे ना छोटी सी स्टोरी है, चलो मैं बता देता हूँ। एक है ना, ओडिपल एक राजकुमार था। कौन था? राजकुमार। तो जब वो पैदा ही नहीं हुआ था, वो अपने माँ के पेट में था, उसी टाइम है ना एक जो उसका पिताजी था ना, ओडिपस का जो राजा था, तो उसके पास एक संत महात्मा आए। वो संत महात्मा बोले कि मेरा आने वाला बच्चा है, उसका भविष्य बताओ। तो उसने क्या बोला कि भाई तेरे जो बच्चा है ना, जो होने वाला है, वो क्या करेगा, बड़ा होके तेरे को ही मारेगा, और तेरी जो रानी है, मीन्स उस लड़के की माता, उसके साथ वो शादी करा लेगा। अब आपको पता है, ऋषि मुनि तपस्वी लोग थे, वो तो कर गए भविष्यवाणी। उसके बाद हुआ क्या, जैसे ही ओडिपस पैदा हुआ, तो इसको क्या किया, उसके पिताजी ने, कि राजा वाली बात याद, उस ऋषि वाली बात याद आ गई, तो उसने क्या किया, इसको किसी दूसरी जगह पे छोड़ के आ गए। अब आपको पता है, राजकुमार तो राजकुमार ही होता है, भी राजा महाराजाओं का खून था, वो किसी दूसरी जगह पे जाके राजा बन गया। तो इधर ये जो ओडिपस का पिताजी, ओडिपस तो दूसरी जगह पे जाके राजा बन गया, लेकिन ओडिपस के पिताजी थे ना, वो क्षत्रिय आदमी था वे पूरा। उसने ये ऐलान कर दिया कि जो मेरे को युद्ध में हरा देगा ना, तो मैं क्या करूंगा, इस रानी की उसके साथ शादी करवा दूंगा, क्योंकि ये सुंदर थी, ओडिपस की माँ है वो बहुत सुंदर थी। तो ये इंफॉर्मेशन ओडिपस तक पहुंच गई। वो आ गया, अपने रथ घोड़े धनुष बाण जो भी तलवारें लेके आती सब कुछ ले आया, और ओडिपस ने क्या किया, अपने बाप को मार दिया। हालांकि उसको पता नहीं था कि ये तेरा बाप है क्या, उसने मार दिया। मारते ही क्या किया भाई, उस रानी के साथ शादी करा ली। बाद में पता चला कि ये तो तेरी माँ है, इसलिए ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसके पीछे छोटी स्टोरी है। और ये होता है 5 से, हाँ, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में ये 5 से 6 साल की एज के अंदर ओडिपस कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि एवरेज देखें तो यही आएगा आंसर इसका। उसके बाद ये कह रहा है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज द फीचर ऑफ, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे आप लोगों के हो जाती है ना क्लाउडिंग ऑफ, कि जी सोचते हैं तो कुछ सुनाई नहीं दे, कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग में कुछ और चीजें चलती रहती, बादलवाई हो जाती है मतलब। हाँ हाँ, उसी को बोलेंगे। किस में आता है, डिमेंशिया में तो मेमोरी लॉस है, डिलीरियम के अंदर आएगा, किस में आएगा, डिलीरियम के अंदर क्या होता है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस होती है डिलीरियम के अंदर, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिलीरियम, क्योंकि डिलीरियम और डिमेंशिया ये क्या है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है, मेमोरी के डिसऑर्डर है। डिलीरियम के अंदर तो डिमेंशिया में तो क्या है, मेमोरी लॉस हो जाती है, लेकिन इसमें कॉन्शियसनेस लॉस होती है डिलीरियम के अंदर। क्लियर भी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें बताया है कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, कि डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन
कोज क्या रहेगा? तो डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कोज है ना भाई, हमेशा ध्यान रहे, एल्जेमर टाइप डिमेंशिया या ओल्ड एज का या फिर सेनाइल डिमेंशिया सबसे ज्यादा होता है। कौन सा? सेनाइल, सेनाइल, अरे स्पेलिंग सेनाइल डिमेंशिया, ठीक है भाई, ये सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट कॉमन डिमेंशिया कौन सा होगा? सेनाइल टाइप का। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि बायोकेमिकल ईटियोलॉजी ऑफ एल्जेमर्स डिजीज इज रिलेटेड टू। तो ध्यान दे, एल्जेमर डिजीज के अंदर है ना, ये एमएस का क्वेश्चन भी है, मेडिकल सर्जिकल में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्जेमर डिजीज किससे होती है। तो ध्यान दे, एसिटाइल कोलिन की कमी से एल्जेमर डिजीज होती है। डोपामिन से डिप्रेशन भी हो जाती है, डोपामिन अगर कम हो जाए तो। हम्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एल्कोहलिक एनोनिम्स इज। प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ एल्कोहलिक एनोनिम्स, एल्कोहलिक एनोनिम्स के अंदर प्राइमरी फंक्शन अपना क्या रहेगा? तो क्या करेंगे? हार्मफुल इफेक्ट पब्लिक को बताएंगे या मेंटेन ऑर्बिट्रेटी या रिकरन ऑफ सिम्टम, क्या है? पहले का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये थोड़ा बताएंगे। डिटेरियोरेशन ऑफ सिम्टम, ये देखेंगे कि उसके अंदर सिम्टम क्या आ रहे हैं, किस प्रकार आ रहे हैं। बाद में तो आपको पता है टोटल एब्सिटेंस भी करवा सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है इनके लिए, ये भी एक्टिविटीज को करवा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इन चीजों का अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है थोड़ा। क्लियर भी? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, और ये मोस्टली ना पेपरों के अंदर आपको यही मिले, चाहे आप एचएससी का दे लेना, चाहे पीजीआई रोहतक का दे लेना, डीएमईआर का दे लेना, किसी का दे लेना, चाहे एम्स का दे लेना। ठीक है, डीएसएसबी का, ईएसआई का, मोस्टली आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, अगर मान लो 100 क्वेश्चन का एक वीडियो अगर मैं डाल रहा हूँ तो उसके अंदर ये मान के चलो उस 100 क्वेश्चन के अंदर से कम 5 से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपने मान लो नर्सिंग के अगर 2000 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए ना, उस 2000 क्वेश्चन के अंदर से मान के चलो आपके पेपर में 50% कवर हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है या ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, गड़बड़ वहीं हो जाती है। अगर आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लिए, तो आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं। कोई कह रहा है सर मैं प्रीति पढ़ रहा हूँ, कोई कह रहा है सर मैं टारगेट हाई पढ़ रहा हूँ, कोई कह रहा है हाँ हाँ पी आर यादव पढ़ रहा हूँ जी। अलग अलग बुक्स ले आएंगे, ये ले लो वो ले लो, ला के क्या करके रख देंगे ऐसे, ठीक कि सुंदर लगेगी हमारी लाइब्रेरी में रखी हुई। और है ना, इतनी बड़ी किताब होती है तो हाथ में लेके जाते हैं ना, तो थोड़ी सुंदरता वैसे ही बढ़ती है। कोई दूसरा देखने वाला जैसे लाइब्रेरी लेके जा रहे हैं, जैसे टारगेट हाइव है, एक कोई और एक एनक्लेक्स मान लो, ऐसे लेके जाएंगे, तो दूसरा क्या देखेगा कि हाँ भी इतनी मेहनत करो, इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं। घर में कोई रिश्तेदार आया है, ठीक है, तो उस टाइम आपको पता है अपने साइकोलॉजी की जो किताब है ना छोटी सी, वो नहीं पढ़ते हैं। घर में रिश्तेदार आ गए तो उनके सामने कौन सी किताब खोलेंगे? पहले जो सबसे बड़ी किताब हो, सोशल स्टेटस दिखाने के लिए। तो भाई रिश्तेदारों को नहीं लगना, आपको लगना है। अपनी अंतरात्मा से डिसीजन लिया करो भी क्या करना है, दिखाने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, बस ये क्वेश्चन है ना, ऐसे रिपीट करते रहो, बार बार पढ़ते रहो, इसके रेशनल देखते रहो, हो जाओगे एक दिन कामयाब, लग जाओगे भाई। हाँ मेरा आशीर्वाद है, दोनों हाथों से आशीर्वाद है। हाँ जिसको मेरे, हाँ हाँ बिल्कुल। अभी अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एल्कोहल एंड डाइसल्फ्यूराम रिजल्ट इन नोजिया एंड हाइपरटेंशन एज ए रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ। देखो, आपको पता है अल्कोहल छुड़ाने के लिए अपने क्या डाइसल्फ्यूराम थेरेपी देते हैं, और डाइसल्फ्यूराम थेरेपी है वो क्या करते हैं, पूरे 14 दिन तक उसका लेवल है ब्लड के अंदर मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो वो बनाती है एसीटेट, बनाती है, क्या बनाएगी? एसीटेट बनाएगी। और एसीटेट जैसे ही बन गया तो बंदे के अंदर हाइपरटेंशन, बीपी उसका बढ़ेगा, जिससे नोजिया वॉमिटिंग होगा। और 14 दिन तक लेवल मेंटेन है, वो एक ही पैग लगाएगा तो उसको क्या तुरंत नोजिया वॉमिटिंग हाइपरटेंशन, हालात बुरा हो जाएगा। इसलिए वो कहता है बस छोड़ ही रहा हूं मैं। हाँ यही होता है। ठीक है, क्या?
ये निस्टेगेमस, अरे डांसिंग आई, हाँ आई का डिसऑर्डर है ये। अब उसके बाद ये कह रहा है द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ केटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। अब आपको पता है मैंने क्या बताया था, केटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में दो आता है, एक तो एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट एक आता, एक्साइटमेंट की स्पेलिंग देख लेना, और एक आता है स्टूपर। क्या आएगा? स्टूपर। एक्साइटमेंट में तो क्या है, मोटर एक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, और स्टूपर में क्या है, वो चुपचाप बैठा रहेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। ये केटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में आता है। तो मोस्टली क्या होगा उसके अंदर, मोटर डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ये तो आपको पता है उस ये सिजोफ्रेनिया अलग है, शक करने वाला। हम्म, ठीक है। पैरानोइड किसमें? अरे स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर देखो, जैसे पैरानोइड की बात है, पैरानोइड में शक करता है, पैरानोइड और डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन ये एक स्किज़ोफ्रेनिया है। हाँ, और मोटर डिस्टरबेंस वाला है वो आता है केटाटोनिया के अंदर, ठीक है। और थॉट ब्रॉडकास्टिंग तो होती रहती है बंदे में। अब ये कह रहा है फर्स्ट रैंक सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया डिस्क्राइब। अब आपको पता है यूजेन ब्लूलर ने 4A साइन दिए थे, जिसे फर्स्ट रैंक बोलते हैं। एसोसिएटिव लूजनेस, अफेक्ट, हाँ 4A साइन है ना। एम्बिवेलेंस भी आता, हाँ ये आपको याद रखने की 4A में कौन से 4A साइन है, एम्बिवेलेंस, एसोसिएट डिस्टरबेंस है ना, अफेक्ट, ये सारे। उसके बाद ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। नेगेटिव सिम्टम वो होता है जो कोई बंदा एक्सेप्ट ही नहीं करता, पॉजिटिव को तो फिर भी मान ले कि चल ठीक है, पागल है। हालांकि ये चीजें है ना, एक बीइंग ए प्रोफेशनल कभी नहीं कहनी चाहिए साइकेट्री पेशेंट के लिए कि वो पागल है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हाँ बीइंग ए प्रोफेशन, क्योंकि ये साइकेट्री पेशेंट का राइट्स भी है। वो तो ये कह देगा कोर्ट में जाके जी मेरे को पागल बोला है, हाँ वो है, आप तो नहीं हो ना। आप तो अपनी मर्यादा और डिग्निटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है पेशेंट की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गलत बता दिया गया? हम, मेरे को ही लग रहा है, क्योंकि 4A साइन बता दिए थे मैंने आपको, और इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि दिए किसने, है ना। हाँ स्किंडर ने दिए थे, ये आएगा अभी राइट आंसर। हाँ तभी ये राइट आंसर है। ब्लूलर ने तो 4A दिए थे, चलते चलते भूल जाते हैं कई बार, दिमाग से स्किप हो जाती है, इसीलिए तो आप जैसे बुद्धिजीवी प्राणी सामने बैठे हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ मैं सीखूंगा, कुछ आप सिखाओ, कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। हाँ बस गलती मेन पेपर में नहीं होनी चाहिए, खासकर इस चीज का ध्यान रखना। इवान पावलो तो हाँ लर्निंग कंडीशनल थ्योरी वाला है। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेगेटिव सिम्टम। नेगेटिव सिम्टम कौन सा रहेगा? डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, कौन सा रहेगा नेगेटिव सिम्टम, बताना है आपको। अफेक्टिव फ्लैटनी, वेरी गुड, अफेक्ट उसका क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, वो ही नेगेटिव सिम्टम है। उसके बाद क्या हो गया, 20 पूरे हो गए। अब की बार जल्दी 36 तक जाके कैसे हो गए, 40 पे होना चाहिए, 20 पेज की पीपीटी खोलती है तो। अभी रुको जरा, ठीक करके देता हूँ। अच्छा एक कोई 2-3 बार खोल लिया था, ओके। अब ये कह रहा है कि ए पेशेंट विद मेनिया सेज वी कैन स्लैम ग्लैम, अच्छा क्या हो गया, हाँ कि वी कैन स्लैम ग्लैम प्लैम फ्लैम। अब आपको पता है एक ही प्रोनाउंसिएशन के शब्द आ रहे हैं, जब एक ही प्रोनाउंसिएशन के शब्द आए तो उसे अपने क्या बोल सकते हैं, क्लेंज एसोसिएशन, वेरी गुड। और शब्द मिक्स कर दे तो उसे वर्ड सेलेड बोल देंगे। वर्बिजरेशन में एक एक चीज बोले, नियोलॉजिज्म के अंदर नए नए वर्ड वो पेशेंट बोलता है, क्लियर भाई। हाँ
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपने, तो ये कह रहा है कि स्किज़ोफ्रेनिया ड्रग मेनली एक्ट ऑन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा है कि स्किज़ोफ्रेनिया वाली मेडिसिन है वो D2 पे काम करती है, डोपामीन 2 रिसेप्टर पे काम करती है, D1 पे इतना काम नहीं करती जितनी D2 पे करती है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? उसके बाद ये कह रहा है कि स्किज़ोफ्रेनिया विद अर्ली ऑनसेट एंड पुअर प्रोग्नोसिस, कि स्किज़ोफ्रेनिया, ऐसा स्किज़ोफ्रेनिया वो जो होगा जल्दी लेकिन उसका प्रोग्नोसिस है वो कौन सा रहेगा? पुअर रहेगा। वो होता है आदत हेबीफ्रेनिक वाला। कौन सा रहेगा? हेबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया, हेबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया वाला। क्लियर? ये आपको याद रखना है। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आराम से करते रहो, बैठे बैठे पढ़ते रहो। A sudden unexpected travel away from home, workplace with inability to recall one's past is called. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये मोस्टली बुढ़े लोगों में होता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो पेशेंट है ना, कई बार आपने देखा गांव में ही आम सुनते हैं कि उनके बुढ़ा था ना, वो भाई भाग गया किसी दूसरी जगह चला गया, है ना। फिर जैसे ही मान लो कई साल बाद वापिस आता है, तब पता चलता कि अच्छा उसने तो नया काम स्टार्ट कर लिया वहां पे जाके, दूसरे शहर में जाके, है ना। साइकोजेनिक फ्यू के अंदर आता है। मोस्टली ये मेमोरी का डिसऑर्डर है, उनकी बेचारों की मेमोरी लॉस हो जाती है, इसलिए वो क्या दिमाग से निकल गई उनके बात, तो वो क्या दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह जाके अपना नया ही नाम रखते हैं, नया काम धंधा सेट कर लेते हैं। फिर वो नया काम धंधा सेट करते हैं ना, मोस्टली कबाड़ी का काम करते हैं। क्या था? अच्छा, आपके गांव में था? ओके, क्या काम किया उसने फिर जाके? कबाड़ी का, हाँ। हाँ, मोस्टली यही होता है। हम्म, तो क्या होता है कि जैसे उसके ना याददाश्त तो वो भूल गया, वो दूसरी जगह जाएगा, नया काम धंधा स्टार्ट कर लेगा, उसके बाद है ना बाई द वे उसके अचानक याद आएगा कि अरे मेरा तो वो काम है। फिर वो क्या है, साइकिल लेके ही दौड़ पड़ेगा अपने गांव की तरफ, कई सालों से आएगा। हाँ, वो साइकोजेनिक फ्यूग के अंदर आता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ये मेमोरी के डिसऑर्डर के अंदर आता है, ठीक है भाई। हाँ, मेमोरी के डिसऑर्डर पढ़ लेना, सारी चीजें मेरी डाली हुई है उसमें। अब उसके बाद ये कह रहा है द पीरियड gestation when development of placenta is completed, प्लासेंटा कब कंप्लीट हो जाती है? प्लासेंटा बन जाती है अभी 3 महीने पे। कितने महीने पे? 3 महीने पे प्लासेंटा बन जाती है। 12 भी कितने हो गए? 3 महीने हो गए। हाँ। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोमल इन सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के अंदर क्रोमोसोम कितने रहेंगे भाई? हाँ, सेकेंडरी स्पर्मेटो 22+X या फिर 23X। कितने रहेंगे? 23। वेरी गुड। कितने रहेंगे? 23 क्रोमोसोम सेकेंडरी में, और प्राइमरी में होते हैं 44+X। X तो ओवम में, और 44+X या फिर Y भी हो सकता है, ठीक है। स्पर्म में रहते हैं। क्लियर भी? ये भी आपको याद रखना है। डेफिनेटिव ओम में भी पूरे होते हैं 46। अब ये कह रहा है फिटस फॉर्म फ्रॉम, फिटस किससे बनता है? तो मोरूला तो आपको पता है अर्ली कंडीशन में बन जाता है ना। हाँ, फोर्थ डे एंटर कर लेता है। ब्लास्टोसिस्ट है, इम्प्लांटेशन के काम आती है। सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये HCG हार्मोन रिलीज करती है। इनर सेल मास से फिटस का फॉर्मेशन होता है, इनर सेल मास से फिटस का फॉर्मेशन होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर भी? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि लोकेशन ऑफ ग्राफिन फोलिकाई, ग्राफिन फोलिकाई कहाँ होती है? तो हमेशा देखो, जैसे मान लो ये है, ये ओवरी है मान लो, इसके अंदर ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, फिर ये प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी फोलिकाई बनेगी, फिर आपको पता है क्या बनेगी? ग्राफिन फोलिकाई बनेगी। फिर ये ग्राफिन फोलिकाई रप्चर हो जाएगी LH हार्मोन की वजह से, जिससे ओवम बाहर निकल जाएगा। फिर इधर क्या बन जाएगी? कार्पस ल्यूटियम बन जाएगी। तो ये ग्राफिन फोलिकाई है वो कहाँ रहेगी?
ओवरी में रहेगी, किस में रहेगी, ओवरी के अंदर रहेगी ग्राफियन फोलिकाई। क्लियर भाई, इसका आंसर ही आ जाएगा। हाँ। फिर ये कह रहा है एपिमनोरिया इज आल्सो नोन एज, एपिमनोरिया, एपिमनोरिया क्या होता है, मेंसुरेशन साइकिल ज्यादा नहीं, वेरी गुड, ठीक है। क्या ये डिसमनोरिया पेनफुल होता है, पेनफुल मेंसुरेशन को क्या बोलते हैं, डिसमनोरिया बोलते हैं, ठीक है। और मेंसुरेशन साइकिल जब आता है, ओवम रिलीज होता है, उस टाइम भी क्या है, पेन होता है एब्डोमेन के अंदर, यूट्रस में पेन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, मिटल मर्च साइन, क्या बोलेंगे, मिटल मर्च साइन बोलते हैं। क्लियर, वेरी गुड। ओके, उसके बाद ये कह रहा है फ्रक्टोज इन द सीमन प्रोड्यूस फ्रॉम, फ्रक्टोज जो सीमन के अंदर फ्रुक्टोज होती है, जो शुगर होती है, वो कहाँ से बनती है, तो वो बनती है प्रोस्टेट ग्लैंड से बनती है, किससे बनेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड से। क्लियर, गुड। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ इनलेट ऑफ पेल्विस अबाउट, कि पेल्विस का ट्रांसवर्स डायमीटर देखो 12 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ये क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते। फीटल सकल और मैटरनल पेल्विस से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्लियर भी, 12 सेंटीमीटर होता है इसका, कभी नहीं आएंगे, कौन पूछेगा, मत पटा करो रे ऐसी चीजें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। सब ओसिपिटो ब्रेगमेटिक ओसिपिटो फ्रंटल क्या है। अभी कह रहा है सब ओसिपिटो ब्रेगमेटिक, ये आ गया ना, डायमीटर मेजर अबाउट सब ओसिपिटो ब्रेगमेटिक, ओसिपिट से लेके, ओसिपिट के नीचे वाले पार्ट से लेके ब्रेगमा तक कितना रहेगा। हाँ, सबसे छोटा होता है 9.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है लैंडमार्क यूज वाइल असेसिंग द डिसेंट ऑफ फीटल हेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, ये इस्चियल स्पाइन से लिया जाता है, किससे लिया जाएगा, इस्चियल स्पाइन से, इस्चियल स्पाइन से लिया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे मान लो ये मैटरनल पेल्विस आ गई, ये इस्चियल लाइन है, ये कौन सी लाइन है, इस्चियल लाइन, इसके ऊपर अगर फिटस का हेड है तो वो जाएगा माइनस माइनस माइनस, नीचे है तो +1 +2 +3 +4, और अगर इस्चियल स्पाइन के ऊपर है तो इसे क्या बोल देंगे, जीरो पे, इस्चियल स्पाइन है तो इसे क्या बोल देंगे, जीरो के ऊपर बोल देते हैं। क्लियर भाई, ओके। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, कि यूनिवर्सल एटीट्यूड क्या रहता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि यूनिवर्सल एटीट्यूड फिटस का क्या रहता है, तो यूनिवर्सल एटीट्यूड है वो रहेगा फ्लेक्शन, क्या रहेगा, फ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि फिटस है जो यूट्रस के अंदर हमेशा किस पोजीशन के अंदर रहेगा, हमेशा इस पोजीशन में रहता है, बिल्कुल फ्लेक्स रहता है, क्या रहेगा, बिल्कुल फ्लेक्स। आगे बात सुने, बिल्कुल क्या रहेगा, फ्लेक्स रहेगा, जिसे क्या बोलते हैं अपने, फ्लेक्शन बोलते हैं, और ये ही क्या इसका यूनिवर्सल एटीट्यूड होता है। क्लियर भी, तो इस वीडियो के पूरे कितने बन गए, 50 क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाल दूंगा, इतने आप अच्छे से पढ़ो। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आप एप्लीकेशन के ऊपर, अगर सफल ऐप के ऊपर देख रहे हो तो उसके अंदर चैट का ऑप्शन है, अदरवाइज तो आप मेरे जो नंबर है पर्सनली उसके ऊपर भी डाल सकते हो, ठीक है, इस पे भी आप डाल सकते हो। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।